गुड इवनिंग। हम लोग मूल अधिकारों पर बात कर रहे हैं और आज हम बात शुरू करेंगे दूसरे अधिकार जिसे कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। हेडिंग डालिए, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वातंत्र अधिकार। इसमें कुल 4 अनुच्छेदों पर बात होगी, तो आगे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए कौन कौन से 4 अनुच्छेद होंगे। तो अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, आर्टिकल 19, 20, 21, 22। इन अनुच्छेदों पर हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले हेडिंग डालिए अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 की हेडिंग है, तुम लोग किताब देखकर लक्ष्मीकांत से सही सही लिखने की कोशिश करना। इसकी हेडिंग है वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। Protection of certain rights regarding freedom of speech etc. वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। ये है हेडिंग आर्टिकल 19 की। स्वतंत्रता के अनुच्छेदों में सर्वाधिक चर्चित अनुच्छेद, सर्वाधिक विवादास्पद अनुच्छेद, सर्वाधिक आवश्यक अनुच्छेद, राज्य और व्यक्ति के बीच विवाद का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जब भी हम इस अनुच्छेद पर बात कर रहे होते हैं, देश में कहीं न कहीं इस अनुच्छेद को लेकर कोई बहस या कोई विवाद या कोई केस, कोई रिट सदैव चल रही होती है। बहुत ही चर्चित अनुच्छेद, इसलिए इसको हमें ध्यान से समझना है, ठीक से समझना है। अब इसमें पहला पॉइंट, अनुच्छेद 19 जिसका पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है सभी नागरिकों, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट, सभी नागरिकों को अधिकार होगा। किस किस चीज का अधिकार होगा? तो आगे इन्होंने दिया है ABCD करके और हिंदी में का खा गा करके। तो किताब में तुमने इस अनुच्छेद को देखा होगा। आप लोग एक टेबल बनाइए, एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम आर्टिकल 19 को समझेंगे। मैं दोस्तों फिर बड़े होशोहवास में आपको याद दिला रहा हूं कि यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है संविधान समझने के लिए, अपने अधिकार समझने के लिए। एग्जाम कोई न दे रहे हो आप, फिर भी आप एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए इस अनुच्छेद को ठीक से समझें। एक टेबल बना लीजिए अपनी ऐसे कॉपी पे, इधर लिख लीजिए राइट्स, अधिकार। ये सिर्फ अनुच्छेद 19 के संदर्भ में बनवा रहा हूं। आर्टिकल 19 जिसकी हेडिंग डलवाई है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, इसी के लिए टेबल बनवा रहा। एक तरफ लिखिए अधिकार, राइट्स, और दूसरी तरफ लिखिए जिसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध। प्रतिबंध। आर्टिकल 19 हमेशा चर्चा में रहता है, हमेशा इस पर विवाद रहता है, अधिकार को लेकर और प्रतिबंध को लेकर। अब अगर जो इसको समझने के लिए सबसे पहले टेबल में इधर आप लिखिए 19, ठीक। अब 19 के बाद जो हम आगे आर्टिकल लिखते हैं उसको कैसे लिखेंगे? 19(1) और 19(1) के बाद का, तब इसका नंबर पूरा होगा। इंग्लिश में अगर जो आप लिख रहे हैं तो स्मॉल p, 19(1) इंग्लिश में स्मॉल p, ये का या स्मॉल p, ऐसे लिखने में कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम इसको
फिर ऐसे ही लिख सकते हैं कि हिंदी में आपने लिखा 19(1)(a) का ऑब्लिक करके मैं लिख दे रहा, या स्मॉल ए इंग्लिश में लिखा है, ठीक। लेकिन अब हम इसको भी मिटा दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप लिख रहे हैं, इंग्लिश वाले ए लिख लो, हिंदी वाले का लिख लो। इधर जो हम लिख रहे हैं ये अधिकार का नंबर है, और इधर हम प्रतिबंध आपको लिखाएंगे। कौन सा अधिकार, इससे इस अनुच्छेद, ये हम कौन सा आर्टिकल आपको पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल 19, कौन सा, पार्ट 3। इसमें क्या आपको दिया गया है, FR, फंडामेंटल राइट्स, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बहुत धीरे आपको समझाते हुए क्या शुरू कर रहे हैं वो बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये टेबल आपकी बन गई, इधर हम बोलते जाएंगे, इधर आप प्रतिबंध लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला अधिकार हमें कहां मिला हुआ है, 19(1)(a), 19(a) का। इसमें क्या लिखा हुआ है, लिख लो, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार। ये वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र क्या है, इसको समझने के लिए कौन कौन से अधिकार आते हैं, तो आगे ब्रैकेट में इसके अधिकार लिख लो नीचे समझने के लिए। कौन कौन से अधिकार वाक स्वातंत्र में आएगा, तो बोलने की स्वतंत्रता, ठीक। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये तो हेडिंग से ही आगे, इनसे और क्या क्या पैदा होगा तो यही लिखते जाओ। प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया, प्रेस। फिर शांतिपूर्वक प्रदर्शन का अधिकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार यहां से मिलेगा आपको। फिर फोन टैपिंग के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। फिर व्यवसायिक विज्ञापन का अधिकार, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। फिर बोलने के अधिकार में ही ये शामिल है कि हम बोले या ना बोले। अच्छा, इंग्लिश में भी बोलते जाए तो सारे तो बोल रहे हैं। क्या पहले क्या बोला, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक। अब कॉमा लगा लगा किसी को आगे तुम लिखते जाओ कौन कौन से राइट मिले हैं। प्रेस, मीडिया, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम फोन टैपिंग, फिर कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, व्यवसायिक विज्ञापन, फिर पीसफुल्ली प्रोटेक्शन, शांतिपूर्वक प्रदर्शन, पीसफुल्ली प्रोटेक्शन। फिर बोलने में ही यह अधिकार शामिल है कि न बोलने का अधिकार, बोलने में बोलने का अधिकार दिया गया। अब बोलने में ही शामिल है कि हम चाहें तो बोले और चाहें तो न बोले। तो बोलने के अधिकार में ही शामिल है न बोलने का अधिकार। तो राइट टू साइलेंट, ये क्या है, चुप रहने का अधिकार। जब कोई तुमसे जबरदस्ती पूछे तो तुम कह दो नो कमेंट, हम नहीं कोई कमेंट देंगे, हम नहीं बोलेंगे। ये हमारा आर्टिकल 19(1)(a) कहता है कि हमारे
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में शामिल है कि हम स्पीच करें या न करें। राइट टू स्पीच, वाक, हम वाक बोलना करें या न करें। ठीक, तो बोलने में ही चुप रहने का अधिकार है। ऐसे तमाम अधिकार किसमें आ गए? 19(1)(a। तो हमें शॉर्ट में हम इसको कह देते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक स्वातंत्र एवं व्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार। लेकिन इसकी व्याख्या बहुत लंबी हो जाती है। ये अधिकार तुम्हें दिया गया है, सरल शब्दों में बताएं तो बोलने का अधिकार, अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने का अधिकार, लेकिन इस पर प्रतिबंध भी होता है, इस पर रिस्ट्रिक्शन रहता है। रिस्ट्रिक्शन कहां दिया गया है? तो रिस्ट्रिक्शन इसी आर्टिकल 19 के सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि 19(2) जो है वो इस 19(1)(a) का रिस्ट्रिक्शन है। 19(1)(a) का रिस्ट्रिक्शन किसमें दिया गया? 19(2). 19(2) क्या कहता है वो मैं तुम्हें पढ़ के सुना देता हूं कि खंड 1 के उपखंड का, मतलब 19(1)(a), 19(1) का कोई बात उक्त खंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अब इसका मतलब शॉर्ट में क्या हुआ वो एक एक करके लिखते जाओ इधर कि कौन कौन से प्रतिबंध होंगे, क्या क्या राज्य प्रतिबंध लगा सकता है इस 19(1)(a) पर। तो सबसे पहला कहा गया भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की प्रभुता और अखंडता, द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। पहला प्रतिबंध क्या लगा दिया? भारत की प्रभुता और अखंडता। क्या? द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की प्रभुता और अखंडता। यदि तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता दी गई और उससे कोई भी ऐसी बात तुमने बोली जिससे भारत की प्रभुता और अखंडता को खतरा हो रहा है तो वो बात बोलने की छूट आपको नहीं होगी। तो पहला प्रतिबंध क्या हो गया? भारत की एकता और भारत की प्रभुता और अखंडता, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कॉमा लगा के दूसरा लिख लो, राज्य की सुरक्षा, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। आपकी किसी भी बोली गई बात से यदि भारत राज्य सरकार की किसी भी सुरक्षा को खतरा हो रहा है तो आपको चुप करा दिया जाएगा, ये प्रतिबंध लग जाएगा। इसी में प्रतिबंध में कॉमा लगा के लिख लो, राज्य की सुरक्षा, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। फिर कॉमा लगा के विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। यदि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का मामला है और तुम कुछ उटपटांग बोलो, मोदी साहब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने के लिए ट्रंप को नमस्ते भारत के लिए बुला रहे हैं और आप जाके जंतर मंतर पे नारे लगा रहे, ट्रंप गो बैक, ट्रंप वापस जाओ, अमेरिका हाय हाय, अमेरिका मुर्दाबाद। तो ये क्या हो रहा? भारत के जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वो खराब हो रहे हैं, इसलिए आपके बोलने पर रोक दिया जाएगा। तो उधर क्या बताया कि विदेशी राज्यों के साथ
मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट। फिर कॉमा लगा के आगे लिखो लोक व्यवस्था, इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक ऑर्डर। अगर जो आपके बोलने से कानून व्यवस्था का कोई मुद्दा पैदा होगा तो आपको चुप करा दिया जाएगा। तो प्रतिबंध क्या हो गया? पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। फिर कॉमा लगाओ शिष्टाचार या सदाचार, शिष्टाचार या सदाचार, डिसेंसी और मोरालिटी, डिसेंसी और मोरालिटी, शिष्टाचार या सदाचार, डिसेंसी या मोरालिटी। ठीक है, कॉमा लगा के आगे क्या प्रतिबंध है? न्यायालय अवमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। शिष्टाचार सदाचार तो समझ गए, अगर जो किसी को गाली दे रहे, बदतमीजी कर रहे तो आपको राज्य प्रतिबंध लगा के चुप करा देगा, बोलने का अधिकार छीन लेगा। लेकिन अगला दिया न्यायालय अवमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है कि अगर जो न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, न्यायालय को ऊट पटांग आपने कुछ भी बोला, तो इस देश में कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो बड़े अपमान की धाराएं हैं, जिनमें आपको न्यायालय अलग दंड देता है। यदि आपने संसद का अपमान किया तो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है। ये दोनों संस्थाएं देश की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, इसलिए इन दोनों के अपमान का एक बिंदु बनाया गया है। तो अगर जो तुमने कोर्ट के खिलाफ कुछ भी बोला, उनके निर्णय के खिलाफ, तो तुम्हारा बोलने का अधिकार प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। फिर कॉमा लगा के लिखो मानहानि, डिफेमेशन। अगर जो आपको बोलने की स्वतंत्रता मिली, आप किसी के बारे में भी ऊटपटांग बोलने लगो, इस आदमी ने ये गलत किया, इस आदमी ने वो गलत किया, तो ये मुद्दा किसका बनेगा? डिफेमेशन। डिफेमेशन के लिए भी आपका प्रतिबंध है, इसलिए आपका बोलना बंद करा दिया जाएगा। इसको कहते हैं मानहानि। इसके बाद कॉमा लगा के लिखो अपराध उद्दीपन। अपराध उद्दीपन, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अपराध उद्दीपन। सरल भाषा में इसको कहते हैं अपराध के लिए उकसाना। ये क्या होता है? इस पे भी प्रतिबंध लगता है आपके बोलने पर। जैसे तुमने सामान्यतः देखा होगा, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, तीसरा आदमी वहां आया, बोला मार मार, ईंट उठा के मार खोपड़ी में। अब उसने उठाई ईंट, दूसरे खोपड़ी मार दी, वो मर गया। अब तुम कहो कि मारा तो उसने है, हम तो सिर्फ बोल रहे थे और बोलने की स्वतंत्रता हमें है। तो यदि तुम्हारे बोलने से कोई अपराध करने के लिए प्रेरित हो रहा है तो इसे अपराध उद्दीपन कहा जाता है। इसको इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस कहा जाता है। इसलिए ऐसा कोई काम यदि आप कर रहे हो, जैसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप लोग देखते हो, लड़ाई हो गई, अरे तुमने उसको मारा क्यों नहीं? अब ये दूसरे को अपराध करने के लिए जो प्रेरित किया जाता है, इसको इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस कहते हैं। ये भी आपके प्रतिबंध है 19(2) में, जो किस पे? आपके वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार का प्रतिबंध है। तो हमने तुम्हें अभी तक क्या बताया आर्टिकल 19 में कि अधिकार क्या मिला है? बोलने का और अभिव्यक्त करने का, और उस पर कितने सारे प्रतिबंध हैं। तो आपको बोलने की स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन वो असीमित नहीं है। जब हमने एफआर शुरू किए थे तब आपको बताया था नॉट एब्सोल्यूट। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि इस पे एक सीमा रहेगी, ये नॉट एब्सोल्यूट होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर आप लोगों को? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ये हमने बताया कि आर्टिकल 19(1)A से आपको क्या अधिकार मिलता है और उस पर क्या प्रतिबंध होता है।
क्लियर है सबका? कोई क्वेश्चन किसी का? इसको समझ में आ गया आप लोगों का? जो पूछ रहे होते हैं उसी पे तुम लोग क्वेश्चन पूछा करो, आगे पीछे के क्वेश्चन न पूछा करो। ठीक, जो पढ़ा रहा होता उस पे पूछा करो। जैसे एक राज का क्वेश्चन है, सर राइट टू इक्वलिटी मेल फीमेल या राइट टू फ्रीडम क्या फैमिली मैटर्स में अप्लाई नहीं है? क्योंकि एज एन एग्जांपल जो डाउरी केसेस होते हैं उसमें बिना कुछ सुने मेल साइड को गिल्ट मानकर पनिश कर दिया जाता है। ठीक है दोस्त, इनका क्वेश्चन है कि क्या इसमें लागू नहीं होता? बिल्कुल लागू होता है, लेकिन ये तब नहीं लागू होगा जब आपकी शादी मंदिर में हुई हो 1 रुपया में। आज बरेली के अखबारों की बड़ी खबर है कि सगाई हुई और दहेज में बुलेरो मिली और पूजा होते हुए दूल्हे ने बुलेरो चलाई, पंडित जी पूजा करा रहे थे, अपनी माँ बहन और ताई को कुचलते हुए दीवार से टकरा गई। वो बुलेरो किसमें आई थी? दहेज में। दहेज हमारे समाज की बुराई है। 99% में इसमें लड़का पक्ष गलत होता है, 1% उसके साथ गलत होता है, तो उसमें पुलिस मुकदमा लिखती है और फिर जांच करती है। ऐसा कतई नहीं है कि नहीं लागू है और इसको मान लिया जाता है, कहीं दोस्त नहीं माना जाता है, जांच होती है और आईओ सीओ रैंक का अधिकारी होता है डाउरी केसेस में। ठीक है, तो ये राज भाई आपकी जानकारी गलत है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम घर परिवार में भी लागू होता है और कहीं ऐसा नहीं है। दूसरा एक विविध महाजन का क्वेश्चन है, सर डज ब्लास्फेमी वायलेट्स डिसेंसी एंड मोरालिटी और डज इट इंसाइट्स डिफेमेशन? ये पूछ रहे हैं कि अगर जो ईश निंदा की जाए, ईश्वर को गाली दी जाए, खुदा को, अल्लाह को, भगवान को गलत बोला जाए, तो क्या ये सदाचार और शिष्टाचार के खिलाफ है? जी हाँ। और क्या यह डिफेमेशन का भी है? हाँ। लेकिन दोस्त ये ध्यान रखना कि गाली दी गई है, ईश निंदा की गई है या धर्म और विज्ञान के अंतर को तुम्हें बताया गया। जैसे यदि कोई ये कहता है कि धर्म खराब है, किसी ईश्वर को गाली नहीं दे रहा, एक उत्तर आया वो 1% ही तो सफर करते हैं सर। तो यार एक काम करो, स्त्रियों के खिलाफ 99% अपराध हो जाए वो तुम्हें स्वीकार है, 1% सफर के चलते। थोड़ा सा तो सेंस रखो, मानवता रखो। ठीक, 1% भी नहीं होते हैं, 1% केस दर्ज होते हैं और गलत सजा किसी को नहीं होती है, 1% भी सफर नहीं करते। 1% मैंने क्या बोला? केस दर्ज होते हैं, फिर सीओ रैंक का अधिकारी आईओ होता है, जांच करता है और वो बताता है कि दहेज हत्या का केस है या नहीं है। अगर वो ऐसा जांच में पाया जाता है तो उसके बाद सही को ही सजा होती, गलत को नहीं होती। लेकिन समान के साथ समान, असमान के साथ असमान, तो मैं पहले बता चुका हूं कि स्त्रियां समाज में बहुत पिछड़ी रही हैं, उनके साथ बहुत शोषण हुआ है। इसलिए आज अगर जो हम उनको थोड़ा अतिरिक्त सहायता दे रहे हैं तो इसको गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, विपिन महाजन, थैंक यू सर। हाँ विपिन, इसमें यह ध्यान रखना कि ईश्वर को गाली देने पर तो यह है उल्लंघन, प्रतिबंध हो जाएगा,
लेकिन धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। आप धर्म को कह रहे हैं कि यह साइंटिफिक नहीं है, तो आगे पढ़ाते हुए तो मैं बताऊंगा हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें। हम मॉडर्न हैं तो हम आज ईश्वर को नहीं मानते, हम गाली नहीं देंगे किसी खुदा को, किसी अल्लाह को, किसी भगवान को, किसी ईश्वर को, ये हमें अधिकार नहीं। लेकिन हम ये तो कहेंगे कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम किसी ईश्वर को नहीं मानते, हम किसी मंदिर नहीं जाते, हम किसी मस्जिद नहीं जाते। ये तो हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट है। हम नहीं मानते कि ये कोरोना किसी भगवान ने ला दिया, इसको कोई भक्त झाड़ देगा। अभी आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि इस कोरोना नामक महामारी ने काफी हद तक आदमी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो ईश्वर और धर्म के तमाम ऐसे मुद्दे आते हैं वो बहुत सही नहीं है। एक कोई क्वेश्चन है, आप लोग हाइड मत भेजा करो। मैं आजकल लड़का पक्ष को भी टाइम मिलता है, नहीं आजकल लड़का पक्ष को भी टाइम मिलता है अपने आप को साबित करने का, ऐसा कुछ नहीं है। एक विद्यार्थी इसमें जुड़ा हुआ है जो पुलिस विभाग से है, उसने ये कमेंट किया है, वो हाइड है कि लड़के पक्ष को भी अपनी बात, हमने बताया ना आईओ जांच करेगा, पूछेगा, सजा थोड़ी हो जाती है राज साहब। चलिए अभी तो इस आर्टिकल पढ़ते हुए ऐसे बहुत मुद्दे आएंगे, ज्यादा अभी बहस में मत उलझिए, जो समझ में ना आए वो पूछिए, जो हम बता रहे उससे पूछिए। इसीलिए मैं कह रहा उन लोगों के ये आर्टिकल छूट जाएगा, बहुत पैसे हैं इस पे। मैंने शुरू करते हुए तुमसे कहा था ना ये आर्टिकल 19 इतना महत्वपूर्ण है कि जब भी हम इस पे बात कर रहे होते हैं उस समय देश में इस पे कोई ना कोई विवाद चल रहा होता है। ठीक, फालतू के प्रश्नों को मत फंसाइए, नहीं तो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। फिर आइए, हमने क्या बताया, वाक स्वातंत्र और अव्यक्त स्वातंत्र का अधिकार, उस पर प्रतिबंध क्या है, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, शिष्टाचार, सदाचार, लोक व्यवस्था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अपराध उद्दीपन, ये सब अगर जो करेंगे आप तो ये अधिकार आपका राज्य आपसे छीन लेगा, प्रतिबंधित कर देगा। अब अगला अधिकार लिखिए, इधर लिखिए दूसरा 19(1)(b), 19(1)(b), 19(1) खा। अब हम यही लास्ट लिखेंगे, बाकी हम बोलते जाएंगे, तुम लोग आगे लिखते जाएंगे। 19(1) खा, 19(1)(b), इसमें क्या अधिकार आपको मिला है? इसमें आपको अधिकार मिला है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू assemble peaceably and without arms। क्या है ये अधिकार आपका? शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्वक तरीके से आप कहीं भी एकत्र हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, इसका अधिकार आपको मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी का भी यहां तक कोई समझने का प्रश्न हो तो पूछा करो, जो बता रहे। अतिरिक्त ज्ञान के चक्कर में फंसोगे तो बहुत ज्ञान है वो आ ही नहीं पाएगा, फंस जाएगा। ठीक, अब इस शब्द का अर्थ समझ गए, शांतिपूर्वक सम्मेलन मतलब कोई गाली गलौज नहीं, शोर शराबा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, आप कहीं इकट्ठे हो सकते। साथ में शर्त लगी है विदाउट आर्म्स, निरायुध, निर माने नहीं, आयुध माने हथियार, हथियार के बिना आप कहीं इकट्ठे हो सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जो आप लोग कहीं मीटिंग करते हो, कहीं बैठक करते हो, उसका अधिकार 19(1)(b। इसमें प्रतिबंध क्या है? तो प्रतिबंध है आपका 19(3), 19(3) में इसका रिस्ट्रिक्शन दिया गया, प्रतिबंध दिया गया। उसमें कौन कौन सा प्रतिबंध है 19(3) में? तो उसमें पहला तो वही भारत की प्रभुता और अखंडता, द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या
लोक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, इन दो आधारों पर आपके कहीं भी एकत्र होने और बिना हथियार के इकट्ठे होने के अधिकार को छीना जा सकता है। ये बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला 19(1)(c), 19(1) गा, 19(1) गा, 19(1)(c), 19(1)(c), इसमें क्या अधिकार आपको मिलता है, आगे लिख लो। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, right to form associations, unions or cooperative societies, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। right to form associations or union और कोऑपरेटिव सोसाइटी। सरकार क्लास में ही अभी करता हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार, यह अधिकार आपको कहां से मिलता है, आर्टिकल 19(1)(c), 19(1) का। यह जो अधिकार है आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें कोई भी संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब इसी में ब्रैकेट में 19(1)(c) के नीचे लिख लेना, फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल जो बनते हैं वो किस अनुच्छेद से तुम्हें अधिकार मिलता है। यह प्रश्न कभी कभी आपसे पूछा जाता है। तो राजनीतिक दलों के गठन की भी स्वतंत्रता तुम्हें अनुच्छेद 19(1)(c) से मिलती है, 19(1)(c), क्योंकि राजनीतिक दल के लिए भारतीय संविधान के किसी भी अन्य अनुच्छेद में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। यह आपको सदैव कहां से मिलेगा, सदैव 19(1)(c) से मिलेगा। ठीक है, हमने क्या बताया, अधिकार क्या मिला था, संगम या संघ या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का अधिकार। साथ में हमने क्या तुम्हें जोड़ के समझा दिया कि राजनीतिक दल किससे बनेंगे, तो 19(1)(c), इस पर प्रतिबंध क्या होगा, तो आगे लिखो 19(4), 19(4). चलो हम लिखते जा रहे हैं फटाफट, 19(1)(c) का, और इस पर प्रतिबंध क्या होगा, 19(4), 19(4). 19(4) में काहे काहे पे प्रतिबंध होगा, तो फिर वही प्रभुता और अखंडता, भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था, द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर या सदाचार, या सदाचार, सदाचार, मोरालिटी। तो क्या क्या प्रतिबंध हो गया, 19(1)(c) पर हमने क्या प्रतिबंध लगाया, प्रभुता और अखंडता, ये तो ऊपर भी था 19(2) में, लोक व्यवस्था 19(2) में। इसमें हमने एक और जोड़ा, सदाचार। सदाचार क्यों जोड़ा, क्योंकि बीच में जो शिकायतें आती हैं होता है कि आपने लेस्बियन क्लब बनाया, आपने गे क्लब बनाया,
आप कोई ऐसी पार्टी करते हो जहां सट्टा हो रहा है, जुआ हो रहा है, नंगे लोग नाच रहे हैं, तो ऐसा कोई एसोसिएशन, ऐसा कोई क्लब या ऐसा कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या ऐसा कोई संगठन जो नैतिकता के खिलाफ है, तो उसको 19(4) से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आपका 19(1)(c) क्लियर हुआ? यहां तक एक क्वेश्चन पूछा, सर हड़ताल का अधिकार क्यों नहीं है? अरे भाई, हड़ताल का अधिकार रहता है, लेकिन जब कठिन समय होता है, ठीक है, जब जरूरत का समय होता है, इसलिए अभी सरकार ने हड़ताल पर रोक लगा दी, नहीं तो कोरोना की महामारी में ही लोग हड़ताल और नेतागिरी करने लगेंगे। वैसे आपको हड़ताल का अधिकार सामान्यतः होता है, सरकार कभी भी इसको लोक व्यवस्था के आधार पर राष्ट्र के हित में लागू कर देती है, तब आपको हड़ताल का अधिकार नहीं होता है। सामान्य परिस्थितियों में आपको हड़ताल का अधिकार होता है, लेकिन आवश्यक सेवाएं न रुक जाए, इसलिए हड़ताल से जो कर रहा है उसे तो लाभ है, लेकिन दूसरा तो पब्लिक को ही नुकसान होता है ना हड़ताल से। अभी तुम्हें लग रहा है हड़ताल का अधिकार हमसे क्यों छीन लिया गया? आप लोगों को, जो पुराने विद्यार्थी जुड़े हैं, क्लास में हमने एक फिल्म दिखाई थी, ये मेरा इंडिया। आप सोचिए, हड़ताल के नाम पर लोग रोड जाम कर देते हैं, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है, और किसी घर का कोई एक चिराग जो एम्बुलेंस में जा रहा है और वो अगर जो रोड पे ही मर जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हड़ताल के तो अधिकार आपको दिए हुए, अभी कोरोना में इलाज होना है, हड़ताल कर लो, भीड़ लगा लो, जो यूएसए में हो रहा है, इससे कैसे रुकेगी बीमारी? अमन क्या पूछ रहे हैं? सर जैसे अब LGBTQ अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तब भी ये कोई सोसाइटी नहीं बना सकते? यार, ऑफेंस है या नहीं है, इसकी बहस कोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अधिकार तो तुम्हें कोई भी क्लब एसोसिएशन बनाने के, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, कुछ भी, लेकिन यदि उससे समाज को दिक्कत है, सदाचार का मामला है, ठीक, कोई ऐसा धर्म के नाम पर तुमने कोई एसोसिएशन बना लिया, संघ बना लिया, जहां पर कुछ गलत काम हो रहे, अनैतिक काम हो रहे, तो उसको रोकने के लिए सदाचार की शर्त लगाई गई है। अभी भी जो आपने लिखा है ना कि LGBTQ, इसके लिए समाज तैयार नहीं है। अगर तो तुम्हारे मोहल्ले में कोई गे क्लब बन जाए, तो फिर तुम मुझे बताना कि क्या मोहल्ले वाले तैयार होंगे? तुम्हारे ही पिताजी लाठी उठा के सबसे पहले खड़े होंगे। ठीक, समाज अभी नहीं स्वीकार कर रहा, और सदाचार, शिष्टाचार समाज के लिए होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती। ठीक दोस्तों, हमने एग्जाम्पल सिर्फ दिया कि गे क्लब, लेस्बियन क्लब, या शराब के अड्डे या जुए के अड्डे, कोई भी ऐसा एसोसिएशन आप सदाचार के आधार पर प्रतिबंधित हो जाए। अगला लिखिए 19(1)(d), 19(a) खा, 19(1)(d) खा, इसमें क्या अधिकार मिलता है? 19(1)(d) खा, इसमें आपको अधिकार मिलता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू मूव फ्रीली throughout the territory of India। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। आपको 19(1)(d) क्या दे रहा है? 19(1) क्या अधिकार दे रहा कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप अबाध, बिना रोक टोक के, फ्री मूव कर सकते हैं। आप कहीं भी जाइए आइए पूरे भारत राज्य क्षेत्र में। नागरिकों को हमने 19 शुरू किया था, तभी बताया था सभी नागरिकों को, तो 19 किसके लिए है? सिटीजन्स के लिए। अब हम सब सिटीजन हैं, तुम कहो हमें तो फ्री अधिकार मिला हुआ है, पड़ोस में शर्मा जी के घर में घुस जाओ, शर्मा जी लाठी लेके आ जाएंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम कहो क्या शर्मा जी, आपका घर भी तो भारत में ही है, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार 19(1)(d) देता है, हमें सर ने पढ़ाया है, लेकिन शर्मा जी लाठी लिए खड़े हुए हैं। अब इसका क्या है?
आगे प्रतिबंध लिख लो। 1905 1905 1905 क्या है, 195 क्या है? 195 ये है, जो प्रतिबंध इसमें दिया गया है वो है साधारण जनता का हित या अनुसूचित जनजाति का हित। साधारण जनता का हित या अनुसूचित जनजाति का हित। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और for the protection of interest of any scheduled tribe। ठीक, साधारण जनता का हित या अनुसूचित जनजाति का हित। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। साधारण जनता या अनुसूचित जाति। अब साधारण जनता या अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स किसी एरिया में है और ट्राइब्स की अपनी कल्चर होती है, अपना तरीका होता है। अब आप उनके एरिया में फ्रीली मूव कर रहे हो, उनका कल्चर डिस्टर्ब हो रहा है या आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो। अभी अंडमान निकोबार में लोगों को रोका गया है क्योंकि वहां ट्राइब्स के बीच जाके लोग गंदी हरकतें करते हैं, जबकि कुछ ट्राइब्स वहां पर ऐसे हैं जो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, नेट हैं, तो उनके साथ कोई भी अहित न हो, इसलिए आपको घूमने से रोक दिया जाएगा। दूसरा 1905 में साधारण जनता का हित। अब मान लीजिए आप किसी गली से निकल रहे हैं, आपका कोई मामला है, आप उस गली से जाना चाह रहे हैं, लेकिन उस गली में अकेले शर्मा जी रोक रहे तब तो दिक्कत होगी, अपने घर में वो रोक लेंगे, लेकिन उस गली से आपको निकलने की स्वतंत्रता है। लेकिन उस गली में जितने भी लोगों के घर हैं उन सभी ने कह दिया कि आप इस गली से नहीं निकलोगे, तो अब ये किसका हित हो गया? साधारण जनता का हित। सभी की पूरी जनता ये कह रही कि आप इधर से मत निकलिए, तो आप उधर से नहीं निकल पाएंगे। इसी को कहा जाता है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। इसके आधार पर आपको फ्रीली मूव से रोक दिया जाता है। ठीक है, ये फ्रीली मूव का आपका राइट यहीं पर बाधित तो हो जाएगा। क्लियर? फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। प्रतिबंध क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्लियर यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट, अगला 19(1)(e) 19(1) जो 19(1) अन्य 19(1) अन्य 19(1) अन्य 19(1)(e) 19(1)(e) क्या अधिकार देता है? भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। Right to reside and settle in any part of the territory of India. Right to reside and settle in any part of the territory of India. भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। ये अधिकार आपको कहां से मिल गया? 19(1)(e) 19(1) का। इससे क्या है? पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में, अब तो 370 खत्म होके 35 खत्म होके जम्मू कश्मीर शामिल है, नहीं तो पहले ये नहीं। आज तो लोग प्लॉट बुक करा रहे हैं,
आज भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने का तुम्हें अधिकार है। बिल्कुल सही बात, जैसे फ्री मूव का था वैसे ही बस जाने का और निवास करने का। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध है। इस पर कौन सा प्रतिबंध है? तो 19(5). आप कहोगे 5 सर 6 होना चाहिए, नहीं, 19(5) ही है और आगे वही लिख लो जो 5 में प्रतिबंध दिया गया है। 5 में क्या प्रतिबंध था? साधारण जनता का हित या अनुसूचित जनजाति का हित, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्लियर? कहीं भी बस जाने और निवास करने की छूट देता है कौन सा अधिकार? 19(1)(e). और इस पे प्रतिबंध क्या लग जाता है? साधारण जनता का हित या अनुसूचित जनजाति का हित। अगर तुम किसी ट्राइब के एरिया में जाके तुम बसोगे तो उनकी कल्चर और संस्कृति को खराब कर दोगे, वो तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है तो उनको परेशानी होगी। ठीक ऐसे ही जैसे तुम घर खरीदने गए, अगर जो उस मोहल्ले के, उस कॉलोनी के सभी लोग ये चाहते हैं कि तुम यहाँ न बसो, तो साधारण जनता के हित में आपको रोक दिया जाएगा। कोई एक आदमी चाह रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तो तुम रह सकते हो। साधारण जनता का हित, जहां पूरी पब्लिक ये चाहे कि तुम इधर से निकलोगे नहीं, यहाँ बसोगे नहीं, तो रोक दिया जाओगे। और ऐसा होता रहता है। बहुत चर्चित एक केस रहा है, देवानंद साहब को निकलने पर रोक लगा दी थी कि बिना सूचना के आप नहीं निकलोगे। बहुत खूबसूरत लगते थे, लोग उनसे बड़ा प्रभावित थे। लाल शर्ट काला पैंट पहन के निकल गए तो औरतें और स्त्रियां छतों से लड़कियां कूद जाती थी उनके लिए, तो उन्हें रोक दिया गया। तो ऐसी खबरें आती रहती हैं। कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार होते हुए भी आपको रोका जा सकता है यदि साधारण जनता का हित है। अगला लिखिए यहाँ पर, अगला था अन्य के बाद चा, लेकिन उसमें था संपत्ति का अधिकार, वो 44वें संविधान संशोधन से निरसित कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया। इसलिए अब इसमें अगला अधिकार बचा 19(1)(g), हिंदी में कहेंगे 19(1)(छ) और इंग्लिश में 19(1)(g। जो 19(1)(f) था वो संपत्ति का अधिकार था और वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से निरसित कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार दो जगह था, 31 में और यहाँ पर इंडिविजुअल सिटीजन राइट में। 31 में जो था वो व्यक्तियों के लिए था और 19(1)(f) में था वो नागरिकों के लिए था। संपत्ति का अर्जन करने का अधिकार उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से खत्म कर दिया गया। अब इस 19(1)(g) 19(1)(छ) में आपको कौन सा अधिकार मिल रहा है? ये आगे आप लिख लीजिए। क्या अधिकार है? कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, धीरे धीरे लिख लो। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, क्या अधिकार दिया गया? 19(1)(g) 19(1)(छ) इसमें कहा गया कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, कोई भी कारोबार कर सकते हो, कोई भी प्रैक्टिस किसी भी प्रोफेशन की, कोई भी जीविका का साधन कर सकते हो जिससे कि आपको जीने के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक, समझ में आ गया? कुछ भी करने का अधिकार। इस पे कोई प्रतिबंध होगा? हाँ, आगे इस पे प्रतिबंध लिख लो। 19(6)
सबसे पहले इस पे क्या प्रतिबंध आप लिखोगे? टेक्निकल एलिजिबिलिटी, तकनीकी योग्यता। तकनीकी योग्यता और कॉमा लगा के साधारण जनता का हित, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, साधारण जनता का हित। इसमें ना 19(6) में साधारण जनता का हित या तकनीकी योग्यता के आधार पर तो राज्य आपके 19(1) को प्रतिबंधित कर सकता है, बाकी किसी अन्य आधार पर आपको इसकी छूट मिली हुई। अब तकनीकी योग्यता क्या है कि यदि आपने लॉ नहीं किया है तो आप लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपने मेडिकल स्टडी नहीं की है तो मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपने भारत में ये सबसे बड़ा धोखा हुआ कि टीचिंग में टेक्निकल एलिजिबिलिटी के बिना भी बहुत टीचर बन गए। ठीक है दोस्तों, कम से कम मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास सारी हायर टेक्निकल एलिजिबिलिटी चाहिए होती टीचिंग के लिए, वो है। मैं नेट हूं, जेआरएफ हूं, एसआरएफ हूं, पीएचडी हूं, यूनिवर्सिटी में टीचिंग किया हूं, इसलिए यूनिवर्सिटी टीचिंग के लेवल की सारी एलिजिबिलिटी रखता हूं। लेकिन जो लोग बिना एलिजिबिलिटी के पढ़ाते हैं वो इसका उल्लंघन करते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया? टेक्निकल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं है तो रोक देंगे कोई भी वृत्ति उपजीविका। दूसरा, साधारण जनता का हित। अब अगर जो आपने कहा कि हम तो साहब बारात घर खोलेंगे, ये हमारे कमाई का जरिया है, लेकिन शहर में अंदर खोलेंगे तो उससे साधारण जनता को जाम इस सब की दिक्कत होगी, तो रोक दिया जाएगा। कोई ऐसा कार्य आप शराब मांस पब्लिक के बीच में बेच रहे हो, तुमने अपने घर के दरवाजे पे मांस काट के बेचना शुरू कर दिया, साधारण जनता का हित बाधित हो रहा, तो क्या ये उपजीविका करने से तुम्हें रोक दिया जाएगा? हाँ, रोक दिया जाएगा। तो साधारण जनता का हित या तकनीकी योग्यता, इसके आधार पर 19(1) 19(1) भी प्रतिबंधित किया जाता है। तो कुल मिला के हमने तुम्हारे सामने यहाँ पर 19 अनुच्छेद जो है, 19 बहुत चर्चित अनुच्छेद है, उसकी बात पूरी सामने रखी, जिसमें 6 अधिकार आपको अलग अलग मिलते हैं, उन पर अलग अलग प्रतिबंध है और यह हमेशा चर्चित रहता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है जिसपे हमेशा केस और विवाद चलते हैं। आपको जान के हंसी आएगी कि देश में जब ऐश्वर्या राय की शादी हुई और प्रियंका गांधी की शादी हुई तो लोगों ने 19(1) के उल्लंघन के केस कहां किए? न्यायालय में जाके। क्या कि अरे सर इनकी शादी कर दोगे तो हम तो इन्हीं के बारे में सोचते रहते, सोचेंगे कैसे? और तुरंत इस पे क्या प्रतिबंध हो गया कि ये शिष्टाचार, सदाचार, नैतिकता, इन सब आधारों पर ठीक नहीं है, इसलिए आप सोचना बंद कर दीजिए और उन्हें अपनी शादी करने दीजिए। ऐसे तमाम मामले, किसी ने कोई बात बोली, उसने कहा हमें तो बोलने की स्वतंत्रता है। आप देखो गली में, चौराहे पर, भीड़ भरे बाजार में लोग गालियां देते रहते हैं, आप रोक सकते हो? आप पुलिस से शिकायत कर सकते हो कि शिष्टाचार, सदाचार, मोरालिटी, डिसेंसी के खिलाफ इनको बोलने का अधिकार छीना जाए क्योंकि ये पब्लिक प्लेस पे गाली गलौज कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीजें उभर के आती रहती हैं। 19 से ही जुड़े हुए होमवर्क नोट कर लो जो तुम्हारी किताब में दिए गए हैं। पहला होमवर्क है फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। एक बार ये मुकदमा आया 1962 में, साकल पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ। इसमें यह निर्णय दिया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता भी 19(1) में आती है। प्रेस अपने विचार व्यक्त करने के साथ दूसरे के विचारों को व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता रखती है, इसीलिए मीडिया को संरक्षण 19(1) से मिलता है और इसीलिए उनको स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक दोस्तों, दूसरा होमवर्क यहीं पर राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार को जब पूछा जाता है तो ये ध्यान रखना वो नोटिफिकेशन से मिला है, हमारे संविधान में कहीं सूचना के अधिकार का जिक्र नहीं है।
इसलिए सूचना का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, इसलिए सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। लेकिन सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद से पैदा हुआ? तो अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19 के पहले भाग के ए पॉइंट से सूचना का अधिकार पैदा हुआ। इसी को आधार बनाकर आधार पैदा हुआ, लेकिन मूल अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं, संविधान में शामिल नहीं है हमारे सूचना का अधिकार आरटीआई। लेकिन इसका आधार कैसे बना? आधार ऐसे बना कि कहा गया कि आपने हमें बोलने का तो अधिकार दे दिया कि आप बोलिए, लेकिन बिना कुछ जाने कैसे बोलेंगे? हम जब आपके बारे में एबीसीडी भी नहीं जानते तो हम आपके बारे में बोलेंगे कैसे? तो बोलने के अधिकार के लिए जरूरी है जानने का अधिकार, और जानने के अधिकार को दिए बिना बोलने का अधिकार अधूरा है। इसलिए जनता ने आंदोलन किया, सरकार से मांग की, और इसके आधार पर सरकार ने हमें बोलने के अधिकार से ही आधार मानकर जानने का अधिकार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। अब आरटीआई पुरानी चीज हो गई, इसलिए होमवर्क में दे रहा हूं। तो प्रेस की स्वतंत्रता और आरटीआई, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें आप घर पर होमवर्क में पढ़कर आओगे। जो भी डाउट होंगे हमसे कल डिस्कस कर लोगे, लाइव क्लास में पूछ लोगे, ठीक। कल हम शुरू करेंगे अनुच्छेद 20, और अनुच्छेद 20 और 21, दो ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, क्योंकि इन दोनों का कभी भी निलंबन नहीं होता आपातकाल में भी। आर्टिकल 20 एंड 21। तो क्या है 20 और क्या है 21, इसे जानने के लिए कल 4 बजे हम लोग मिलेंगे लाइव यही यूट्यूब पर। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब कराइए, मैं सबसे कहता हूं। बाकी आपके साथ में रोज जुड़ता हूं, और जो भी प्रश्न है वो आप पूछते रहिए। एक प्रश्न कोई आया हुआ है, certain interest of common public to rise the issue of communal division, as for example in a society dominated by Hindu, they want essentially allow a Muslim to reside and vice versa। ठीक है, इनका कहना है कि कभी कभी कम्युनल मामले आ जाते हैं और ऐसा होता है, इस पे भी दोस्त मुकदमे होते रहते हैं, केस चलते हैं, लेकिन साधारण जनता के हित में इस पर कहीं ना कहीं जाकर न्यायालय में भी बात आ जाती है कि जनता नहीं चाह रही, सांस्कृतिक अंतर है। वैसे आप किसी को कहीं रिसाइड करने से, घर खरीदने से, सवाना आदमी जावेद अख्तर वाला केस, एक फिल्म की क्लास में जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था उसमें भी था कि अगर जो मुस्लिम है तो हम घर नहीं देंगे, ऐसे मुद्दे आते रहते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि ये सबसे विवादास्पद है, इस पे हमेशा विवाद चलते रहते हैं। भाई जरूरी है, लेकिन अगर जो एक कम्युनिटी वहां रह रही वो दूसरे तरह की है, दूसरी कम्युनिटी का आदमी आ जाए वो कहेगा नहीं हम नमाज पढ़ेंगे, दूसरा कहेगा हम मंदिर मारते, तो रोज विवाद होगा। उससे बेहतर राज्य ये चाह रहा है कि नहीं, एक संस्कृति वाले एक कॉलोनी में, दूसरी संस्कृति वाले विवाद। नो डाउट इससे बंटवारा बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू तुम लोगों के आ रहे हैं, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छे से समझ आया। चलिए, आर्टिकल 19 बड़ा विवादास्पद है, फिर भी हमने सरल तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश की। क्या अधिकार है, क्या प्रतिबंध है, आपकी लक्ष्मीकांत में किताब में सब दिया गया है, आप उससे देखिए। कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे पूछिए, क्लास में पूछिए। कल हम मिलेंगे आर्टिकल 20 और 21 पे बात करने के लिए, बड़े अच्छे से समझेंगे। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ये मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए, और रोज हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे। हिंदी में 2 बजे आज हमने वर्णमाला पूरी की है, कल 2 बजे जब लाइव आएंगे तो हम विराम चिन्ह पढ़ाएंगे, हिंदी के विराम चिन्ह, पंक्चुएशंस क्या होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।